नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, जिसकी राइटर है इकरा सगीर अहमद। उसकी ये 34वीं एपिसोड है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया था। नानी की कोई खैर खबर न मिली थी। वो हर कोशिश करके बैठ गई थी। चौकीदार ने इस मौके पर खुद से बढ़कर फ़र्ज़ और जिम्मेदारी निभाई थी। वो तन्हाई, हॉस्पिटल्स, ईदी सेंटर और भी कई जगहों पर देख आया था। हर जगह नाकामी का सामना ही हुआ था। भाली ने घबराकर नौफिल से मदद लेनी चाही तो इंशरा ने सख्ती से मना कर दिया, ये कहकर वो अभी उसकी सूरत देखने की भी रवादार नहीं है। बाप से सामना होने का जख्म अभी ताज़ा ही था। इस मौजू पर उनकी खूब बहस भी हुई थी और हस्बे आदत वो नौफिल के हक में बोलती रही, जिससे चिढ़कर वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। पाली ने जब कई घंटों से उसे कमरे में बंद देखा तो खूब सोच समझकर नौफिल को फ़ोन कर दिया। वो जानती थी नौफिल की पीठ पीछे वो कितनी भी बकवास करे, मगर उसके सामने वो भी जाहिर नहीं करती थी। यही सोचकर वो नौफिल को सारे हालात बताकर उसकी मदद की मुंतज़िर थी। एक उसकी ज़ात थी, उसे अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई दी थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोशनी ही रोशनी होते हैं, अंधेरे जिनकी आहट पर भाग जाते हैं। वो भी बहुत स्पीड से कार ड्राइव करके वहाँ पहुँचा था। उसकी आम से चल लम्हे कबल इंशरा रूम से बाहर आई थी। अचानक उसे सामने देखकर वो किसी रवैये का इजहार नहीं कर पाई थी, फ़कत बाली को घूरने के, और बाली उसकी निगाहों की कार से बेखबर। नौफिल को देखकर अपने जज्बात पर काबू न पा सकी थी। रोए मत, वो बहुत जल्द मिल जाएंगी। उसने किसी भाई की मानिंद उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। बाली फूट फूट कर रो रही थी। कल से मासी का पता नहीं है, ना मालूम कहाँ और किस हाल में होंगी। इतनी सर्दी में भी वो बिना शूज़ और शॉल के गई हैं। उनके शूज़ और शॉल उनके रूम में ही मौजूद है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? वो गुस्से से उनके करीब जा खड़ी हुई। मासी को तलाश करने में यही हमारी मदद कर सकते हैं इंशी। ये मदद करेंगे नानी को ढूंढने में हमारी। वो सुलगती निगाहों से नौफिल को घूरते हुए कह उठी। नौफिल ने उसके जलते भड़कते अंदाज पर उसे चौंक कर देखा, फिर ये सोचकर चुप रहा कि वो एक बड़े सदमे और गम में मुब्तला है। प्लीज़ इंशी, ये क्या हो गया तुम्हें? अपना एटीट्यूड देखो, किस तरह तुम उनसे बात कर रही हो। नौफिल भाई मेरी कॉल पर फ़ौरन चले आए हैं। पाली ने उसके बिगड़े तेवरों पर बौखला कर कहा। तुम भूल रही हो ये मौसूफ नानी जान से किस कदर बेजार है, कितना नापसंद करते हैं। उनकी निगाहों में वो कोई अच्छी खातून नहीं है। इंशी प्लीज़, पाली ने घबराकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इंशी, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, ये हमारी मदद करने आए हैं। पाली, ये अभी अपने होशो हवास में नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसी बातों की केयर नहीं करता। वो उससे कुछ ही फासले पर खड़ी थी, इतने कम फासले पर कि हाथ बढ़ाकर उसको छू सकता था, गिरफ्त में ले सकता था, मगर दर हकीकत ये फासला सदियों पर मुहित महसूस हो रहा था। वो दिल से जितनी करीब थी, मुकद्दर से उतनी ही दूर लग रही थी। फिल वक्त मोहब्बत पर मातम करने का वक्त नहीं था। इंशरा के इनकार पर वो बाली के साथ जहांरा की तलाश में निकल गया और उनके जाने के कुछ देर बाद लारेब मुराद के हमरा वहाँ आया और चौकीदार के ज़रिए एक ख़ास पैगाम से इंशरा तक रसाई हासिल की। आंटी, आपको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, लारेब ने सनसनीखेज लहजे में कहा। आपको कैसे मालूम हुआ नानी किडनैप हुई हैं? मुझसे रासमा हुई। मैंने चंद साथियों के साथ मिलकर किडनैपर से उन्हें छुड़ा लिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो किसी सराज और बरखा से इस कदर खौफजदा है कि मेरे साथ आने के लिए भी राज़ी नहीं है। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो किसी को मेरे साथ भेज दें ताकि मैं अपने फ़र्ज से फारिग हो जाऊँ। उसे शकूक व शुबहात का शिकार देखकर लारेब ने लापरवाही का मुजाहरा किया। वो मामूली से भी शुबे की गुंजाइश के हक़ में ना था। सराज और बरखा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नानी आजकल इन दो लोगों से बेहद खौफजदा हैं। लारेब के मुंह से सराज और बरखा के नाम सुनकर अब कोई शक की गुंजाइश बाकी न रही थी। सामने खड़ा वो शख्स सख्त नापसंदीदा तरीन लोगों में शुमार होता था, मगर फिर वही मिसल के वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आपको मुझ पर एतमाद नहीं, कोई बात नहीं, आप किसी और को मेरे साथ भेज दें। पुलिस तक मामला पहुंचने से पहले हमें हर काम करना। अगर पुलिस को खबर हो गई तो मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ। इंशरा बिना कुछ सोचे समझे जाने को आमादा हो गई थी। अहवाले गम ज़ात सुनाने से रहा मैं, अब खुद को तमाशा बनाने से रहा मैं। हर बार मैं तज़लील अना कर नहीं सकता, हर बार उसे जाके मनाने से रहा मैं। इंशरा पर ऐसी बदहवासी और तफक्कुर सवार हुआ था कि दिल ना चाहने के बावजूद वो लारेब और ड्राइवर के साथ नानी की मौजूदगी का सुनकर चली आई थी। उसने बज़ाहिर चेहरे पर बड़ी मज़लूमियत और हमदर्दी के तासुरात सजा लिए थे। वो इस तरह सर झुकाए शरीफ अंदाज में बैठा था, गोया उससे बड़ा उसका कोई गम गुसारो ख्याल करने वाला ना हो। इंशरा पर पूरी तरह से अपने एतमाद और भरोसे की धाक बिठाने के लिए वो फ्रंट सीट पर बैठ गया।
मछली बहुत आसानी से उसके जाल में फंस गई थी। अब असल कामयाबी उसको गिरफ्त में रखना था। वो नहीं चाहता था कि कोई कमज़ोर लम्हा इस तरह आए कि शिकार हाथों से फिसल जाए। पीछे बैठी इंशरा उसकी मकाराना चालबाजियों मकरों फरेब से बेखबर बेहद मुस्तरिब बैठी थी। एक एक पल उस पर भारी गुजर रहा था। नानी के साथ गुजरा वक्त किसी सुहाने ख्वाब की मानित ज़हन में उभरने लगा था। उसने शऊर की मंजिल पर पहला कदम रखते जिन दो हस्तियों को अपने करीब पाया था वो बाली और नानी की अपनायत भरे वजूद थे। बाली उम्र में उससे लगभग 13-14 साल बड़ी होगी और नानी तो खासी उम्र रसीदा होने के बावजूद खुद को इतना बना संवार कर रखने की आदी थी कि हकीकतन वो नानी की जगह उसकी माँ लगा करती थी और वो उससे मोहब्बत भी माँ की तरह करती थी, ख्याल भी माँ की तरह ही रखती, दिलो जान वो उस पर वार देती। लोगों के लिए वो नापसंदीदा हस्ती ज़रूर होंगी मगर उसके लिए गोशाए आफियत हो गोशाए मोहब्बत थी। अरे अरे आप रो रही हैं? नानी की याद किसक बनकर उसकी आंखों से कुछ ऐसे बह निकली कि उसको मालूम ही ना हो सका उसके आंसू लारेब से ना छुप सके थे। मैंने कहा ना आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आंटी बिल्कुल महफूज लोगों में मौजूद है, वहाँ उनका कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। प्लीज़ रोइए नहीं, मुझसे किसी लेडी के आंसू बर्दाश्त नहीं होते। वो जल्दी से डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू बॉक्स से कई टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ इल्तिजाई अंदाज में गोया हुआ। हमें कितनी देर लगेगी नानी के पास पहुँचने में? वो पर्स से रुमाल निकालकर उसके हाथ में डब्बे टिश्यूज़ को नज़रअंदाज करती गोया हुई। 4 से 5 घंटे का सफ़र है तकरीबन। ऐसे मौके पर भी जब वो उस पर एहसान कर रहा था खुद का इस तरह से नज़रअंदाज किया जाना उससे सख्त खौला गया था, मगर उस वक्त सब्र इस्तक़लाल के सिवा कोई चारा भी ना था। फिर वो खुद को ये तसल्ली देकर मुस्कुराने लगा कि महज चंद घंटों की बात है। वो उस मगरूर हसीना से गिन गिन कर सूद समेत बदले लेने वाला था। नानी ठीक तो थी ना? उन्होंने कुछ खाया पिया? वो बिल्कुल ठीक है, खाना वगैरह सब उनको टाइम से दिया जा रहा है। जिन लोगों ने उनको किडनैप किया कौन लोग थे वो, और किडनैप करने की वजूहात क्या होंगी? आपने मालूम किया था उन लोगों से? इंक्वायरी करने का उन लोगों ने मौका ही कब दिया था मुझे और मेरे दोस्तों को देखकर वो लोग आंटी को छोड़कर भाग गए थे। मैंने आंटी से बहुत कोशिश की कि मालूम कर सकूं वो कौन लोग थे और किस मकसद के तहत किडनैप किया था, पर अफसोस वो कोई जवाब ही ना दे पाई थी। वो सिर्फ 2 लोगों का नाम ले रही हैं, सराज और बरखा को। इंशरा होंठ भींच कर रह गई। वो कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुआ। सराज और बरखा कौन है जिनसे आंटी खौफजदा होंगी? उस पुरआशोब दौर में जहाँ सगे रिश्तों के दरमियान फासले और दूरियाँ इस तेज़ी से बढ़ रही हैं कि गम और खुशी में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। कुनबे बढ़ रहे हैं, ख़ानदान वसी हो रहे हैं और मोहब्बतें घट रही हैं। प्यार, मोहब्बत, अपनायत, खलूस और मुरव्वत नापैद होती जा रही है। हमारी इखलाक की इक़दार तेज़ी से ज़वाल पजीरी का शिकार है। तवील ख़ानदानी रवाबित और रिश्तों की भरमार ने हमको तन्हाई परेशानी का शिकार बना डाला। इसकी वजह बहुत मामूली है। पहले हर ख़ानदान में कुछ बुज़ुर्ग सरबराह हुआ करते थे जो शफ़क़त, मुरव्वत और खलूस की मिसाल बनते थे, तो कहीं असूल बेलचक व अटल हुआ करते थे। एक तरफ उनकी शफ़क़त व रवादारी इत्तेहाद व ख़ानदान को आपस में मरबूत रखता, तो दूसरी तरफ बेरहवी, बेहयाई व इख़लाक़ की बुराई के करीब कोई जाने की भी जुर्रत न करता था। बड़े छोटों से मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते और छोटे भी बड़ों की इज़्ज़त व तकरीम दिलो जान से किया करते थे। गर्ज़, प्यार व खलूस की महक व मिठास ख़ानदानों को जोड़े रखती थी। कोई तन्हाई महसूस नहीं करता था, कोई कशीदगी और परेशानी से पागल ना होता था। अब वक्त बदल गया था, इक़दार बदल गई थी। पहले लोग हाथ की चटाई वाले पंखों में भी पुरसुकून नींद सो जाया करते थे, अब एयर कंडीशन्ड कमरों में भी सुकून नापैद होता है। पहले घर के सरबराह दादी व दादा, अम्मा व अब्बा हुआ करते थे, अब घर का हर फर्द सरबराह बना फिरता है, जो सिर्फ कहने के आदी हैं, सुनने के नहीं, जो ना बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, ना छोटों से शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आते हैं, जिनको बड़ी बड़ी डिग्रियों का जाम है। दर हकीकत जहालत में उनका कोई सानी नहीं। हमारे मुआशरे की खूबसूरती और पुरकशिश इक़दार को अदम बर्दाश्त तो खुद गर्ज़ी की जोंक लग गई, जिसने तमाम रिश्तों इख़लाक़ियात का तवाज़ुन बिगाड़ कर रख दिया। उस नफ्सा नफसी के दौर में भी कुछ ख़ानदान शान व शौकत व लाजवाल मोहब्बतों और चाहतों का ताज सर पर झुकाए सजाए हुक्मरानी कर रहे थे। उनमें एक ख़ानदान मुनव्वर व ज़मर्द का भी था, जिन्होंने तहम्मुल व बर्दाश्त, बेग़र्ज़ मोहब्बत व खुदा तरसी को शिआर बनाकर इस ख़ानदान को मजबूती से जोड़े रखा था। जहाँ आजकल के तोता चश्म दौर की नुमाइंदगी करती इमराना और अदम बर्दाश्त तो जल्द बदगुमान हो जाने वाली सोफ़िया मौजूद थी, और आग पर पानी की जगह पेट्रोल डालते तमाशा बिन रिश्तेदार। लेकिन ज़मर्द और मुनव्वर की यकजहती व दरगुजर की आदत ने उस ख़ानदान को कहीं मुश्किलों कठिन मराहिल में खुश असलूबी से अपने मकाम पर कायम रखा हुआ था।
अब भी इमराना की गोशाए नशीनी उनको किसी संगीन गड़बड़ का एहसास दिला रही थी, जिसका जिक्र उन्होंने सोफ़िया और बनारसी बुआ से किया था। और वहाँ कुछ बातें ऐसी भी हुई थी कि उनको अंदर ही अंदर तफक्कुरात ने आन घेरा था। वो सोफ़िया के समझाने पर वहाँ से खामोशी से उठ आई थी, मगर दिल ही दिल में एक इज़्तिराब ने घर कर लिया था। पहले उन्होंने मुनव्वर से बातचीत करने का सोचा, फिर ख्याल आया वो दिल के मरीज़ हैं। दिल इस हद तक कमज़ोर हो चुका था कि वो कोई मामूली सी बात भी बर्दाश्त करने के अहल ना रहे थे। फिर इमराना की निकाह पर हामी भरने वाली फ़राक दिली पर वो भी हैरत व इस्तिजाब का शिकार थे। ऐसे में इमराना के रवैये का जानकर वो कतई तौर पर सह नहीं पाएंगे। उनसे भी सुलह व मशवरे का ख्याल मुस्तरद करके वो तन्हा इमराना से मिलने की ठान चुकी थी। और मौका पाकर जब सोफ़िया बुआ के साथ सौदा सल्फ लेने के लिए गई तो वो इमराना के कमरे में चली आई। सिलवट ज़दा सूट, बिखरे बालों, उदास चेहरे वाली वो इमराना न लगी। खैरियत तो है इमराना, ये क्या हुलिया बनाया है? वो उसकी उजड़ी हालत देखकर सरासमा सी उसके करीब बैठ गई। मेरी हालत? वो सर झटक चल हमें खामोशी के बाद गोया हुई। भाभी बेगम, जिसकी जमा पूंजी लम्हों में लूट ली जाए, सरमाया हयात पानी की मानित बह जाए, उसकी हालत मेरे जैसी ही होगी। ये कैसी मबहम बातें कर रही हो ज़ैद और सुधा के निकाह के बाद? प्लीज़ प्लीज़ भाभी, उस मनहूस लड़की का नाम मेरे ज़ैद के नाम के साथ ना ले। मेरे बेटे का उस डाइन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इस काबिल नहीं है कि मेरे बेटे की परछाई के साथ भी खड़ी हो सके। वो उनकी बात काट कर मुश्तिल लहजे में गोया हुई। ये क्या कह रही हो तुम? सुमर्द भौंकचा रह गई। जो आपने सुना वही कह रही हूँ। ज़ैद के निकाह को मैं नहीं मानती। उस जादूगरनी सोफ़िया ने सब जादू के ज़ोर से करवाया। उसकी और उसकी बेटी की गंदी नज़रें पहले दिन से ही मेरे खुबरू लायक बेटे पर थी। वो क्या समझ रही है? मेरा बेटा उनका हो गया, वो जीत गई मुझसे। सुमर्द को इमराना की खफगी का अंदाज़ा तो था, मगर वो इस हद तक बेहिस्सी व बदलिहाजी का मुजाहरा करेंगी ये उनके वहमो गुमान में भी ना था। वो सुन हो गई थी। बड़ी खुन्नी है सोफ़िया। किस तरह अपनी नंद और उसके बेटे को साथ मिलाकर उसने पूरी प्लानिंग की। और देखा आपने किस तरह निकाह से चंद घंटे कबल पता चला कि वो लोग भाग गए हैं। मैं ऐसी कहानियाँ बहुत सुनी, ऐसी कमीनी औरतों के ड्रामों से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। फिर तुमने ये निकाह क्यों होने दिया? क्यों उस वक्त नेकी का प्रचार कर रही थी? उनको हालात की संगीनी का इदराक तेज़ी से हुआ तो वो उनकी बात काट कर बोली, मैंने कहा ना, उस वक्त मैं सोफ़िया और उसकी बेटी के जादू के असर में थी। 4 दिन में इस जादू का असर ज़ायल हो गया। कमरा बंद करके तुम चिल्ला काट रही थी। हद होती है नापसंदीदगी की भी इमराना। अपने जहन से फतूर निकाल दो। ये कोई जादू वादू नहीं था, अल्लाह का फ़ैसला था। इस रिश्ते को इसी तरह जुड़ना था। नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह सारे फ़ैसले आपके हक़ में नहीं कर सकता। मैं भी अल्लाह को मानती हूँ। सिर्फ आप लोग ही अल्लाह वाले नहीं हैं। हर बार मेरे साथ अल्लाह ज़्यादती नहीं कर सकता। वो बालों का जूड़ा बनाते हुए बुड़बुड़ाने लगी थी। ज़रका, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग पहली बार मिलते हैं और लगता है उनसे पहले भी मुलाकात होती रही हो। पहली और सरसरी सी मुलाकात में भी नाफहम सा एक एहसास छोड़ जाते हैं। किलौला की नीयत से लेटे यूसुफ को नींद ना आई तो वो करीब दराज ज़रका से मुखातिब हुए। कौन मिल गया आपको? किसकी बात कर रहे हैं? वो अपनी सोचों से निकलकर उनकी तरफ मतवज्जे हुई, जिनकी आंखों में कोई अक्स जगमगा रहा था। मैंने बताया था ना, कल रात 2 लड़कियां मिली थी जो अपने किसी गुमशुदा रिश्तेदार को तलाश कर रही थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा नामालूम क्यों मुझे भूले नहीं भूल रहा है। बार बार ख्याल आता है मैंने पहले भी उसको कहीं देखा है, पर कहाँ, ये याद नहीं आ रहा। ज़हन पर बहुत ज़ोर देने के बावजूद भी याद नहीं आ रहा। वो उलझन ज़दा लहजे में कहते हुए उठ बैठे। अमूमन ऐसा हो जाता है, कहीं अजनबी चेहरे हमें दिल से बहुत करीब और निगाहों को खासे शनासा महसूस होते हैं। महसूस यही होता है कि हम मिल चुके हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। आप क्यों उसको इतना सीरियस ले रही हैं? उनके बैठने पर ज़रका भी उठ बैठी और मुस्कुराकर गोया हुई। मेरी असल परेशानी यही है कि मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ। पहली बार कोई चेहरा मेरी निगाहों से नहीं गुजरा। मेरे सामने नए नए चेहरे, नए नए लोग आते जाते रहते हैं। कोई भी मुझे इस तरह मुतासिर नहीं कर सका जिस तरह वो लड़की मेरे हवासों पर सवार हो गई है। जब से आप पर ये इंकशाफ हुआ है कि आप एक बेटी के बाप हैं, तब से मैं देख रही हूँ आपका यही हाल है। आप हर लड़की के चेहरे में अपनी बेटी का चेहरा तलाशते हैं, उस सूरत को खोजते हैं। हाँ, यही जज्बा मुझे बेकरार रखे हुए। मैं हर लम्हा हर पल उसको ही सोचता हूँ, कैसी होगी वो, माँ की तरह हसीन, तेज़ो तरारो दिलकश, या मेरी तरह गुस्सावर, अकड़ू और खुर दिमाग, या बिल्कुल ही अलहदा होगी हमसे। वो खोए हुए अंदाज में जैसे किसी और जहाँ में गुम हो गए थे। गुस्सावर, अकड़ू और खुर दिमाग, ये किसी और ही वक्त की कैफियत है। यूसुफ, जब आपकी एक ही निगाह मुकाबिल को लर्जा दिया करती थी, अब तो गुजर गया वो वक्त। अब तो सिर्फ गुदाजो इसार को कुर्बानी का पैकर बनकर रह गए आप। वक्त भी बड़े बड़े इनकलाब बर्पा कर देता है। वो शोखी से गोया हुई।
वक्त इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है कि मैं सब कुछ हूँ, तो कुछ नहीं है। इंसान ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते हदफ से भी आगे निकल जाता है और पछतावों दुखों के अलावा हाथ में कुछ नहीं आता। उनके मध्यम लहजे में माजी की किर्चियों की चुभन थी। जो हुआ सो हुआ, जाने वाला वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता। गुजरे कल की पशेमानियों से निकलकर आज को अपना बनाने की सही कीजिए। हस्बे आदत उन्होंने दिलजोई की। वो आह भरकर खामोश रह गए थे। तो ये तय है, समीर की पकड़ बहुत बुरी है, किसी पल चैन नहीं लेने देती है। एनीवेज, हमरा का बताओ, वो कब दफ़ा हो रही है अमेरिका? ख्याल आने पर मुंह बनाकर बोले, प्लीज़। वो इमोशनल है, अभी उसके जज्बात को ठेस लगी और जब कोई ऐसी कैफियत का शिकार होता है तो इसी तरह रिएक्ट करता है। कुछ टाइम दे उसे, बहुत जल्द संभल जाएगी वो। मियाँ बीवी का ताल्लुक इस तरह ख़त्म नहीं होता। तुम जैसी औरत के लिए नहीं होता। सब्र शुक्र जिनकी मिरास होती है। हमरा आज की औरत है, वो औरत जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और अपने लिए जीती है। उसकी सरशत में मैं है। ऐसे लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते कभी भी। पतझड़ की दहलीज पर बिखरे बेचेहरे पत्तों की सूरत हमको साथ लिए फिरती है। तेरे ध्यान की तेज़ हवा। वो पहले ही टूटा बिखरा शख्स था। अब इंशरा के पल पल बदलते रवैयों और मिजाज के गर्म मौसमों ने उसके अंदर ऐसी अजीब कैफियत पैदा कर दी थी कि इज़्तिराब सन्नाटे की जद में मकीद होकर रह गया था। बाली इंशरा के रवैये पर बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। फिर जिस तरह वो उसकी एक कॉल पर भागा चला आया था, उस खलूसो अपनायत ने उसके दिल में मुरब्बत के रिश्ते को मजबूत कर दिया था। नौफल के साथ वो एक मरतबा फिर तमाम इदारे हॉस्पिटल्स देख रही थी जहाँ पहले भी आ चुकी थी। कोई रिश्तेदार है ऐसा जिसके पास वो जा सकती हूँ? वो भी हॉस्पिटल से निकले थे जहाँ नाकामी की ही सूरत उनको देखना पड़ी थी। वहाँ वो गोया हुआ, नहीं यहाँ कोई भी नहीं है। मासी का रिश्तेदार जिन लोगों से रिश्ते थे सालों कबल ही, उनसे सारे ताल्लुक़ तोड़कर वो यहाँ आ गई थी। फिर किसी ने पलट कर उनकी तरफ देखा भी नहीं। जहाँ से मासी का ताल्लुक़ है वहाँ रिश्ते मादी होते हैं। रिश्तों की मादियत परस्ती और खुद गर्जियाँ एक मखसूस तबके से निकलकर हर तबके में फैल रही हैं और यही रवैया ज़वाल पजीरी का सबब है। वो कार ड्राइव करते हुए आशिकी से गोया हुआ। सर्द मौसम की सारी सर्द मोहरी उसके लहजे में दर आई थी। उसके वजी चेहरे पर हज़न था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे नौफल भाई। वो बेसाख्ता गोया हुई। आप क्यों शर्मिंदा है बाली? उसका लहजा अनोज था। मैंने आपको कॉल करके बुलाया और मेरी वजह से इंशी आपसे उलझी थी। अल्लाह जाने क्या हो गया इसको, पहले वो हरगिज़ ऐसी ना थी। इस वक्त वो सख्त ज़हनी दबाव में मुब्तला है। उसकी कंडीशन मैं समझता। उसकी नानी ने मेरे साथ जिस तरह का रवैया रखा था वो काबिल गिरफ्त व मलामत था। तभी मुझ पर उस नागवार हकीकत का इदराक हुआ था कि इंशरा किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, उस फैमिली से जो बेटियों की असमतों का सौदा करती है। आई एम श्योर आपको मालूम होगा हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और कुछ नहीं। वो होंठ भींच कर आहिस्तगी से बोला तो बाली ने इस बात में सर हिलाया। उनको भी अच्छी तरह मालूम था कि उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है, मगर उन्होंने बिग इशू बनाकर मुझे ब्लैकमेल करके पैसा लिया था और इन दिनों मैं फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ अपसेट था। वरना मेरे लिए पैसा देना कुछ मुश्किल ना था, मगर ब्लैकमेल होना, किरदार बेदाग होते हुए भी मुझे अजियत में मुब्तला कर गया था। आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई थी। मासी को दरअसल दौलत से मोहब्बत भी हद से सवा थी और इसी दौलत ने आज ये दिन दिखाया कि वो दौलत और सरवत को फरामोश किए नामालूम कहाँ है। बाली के सामने माजी के वो मनाजिर घूम गए थे जिनमें मासी नोट को गिन गिन कर रख रही थी। तलाई ज्वेलरी के साथ साथ उनके पास डायमंड्स की ज्वेलरी भी बहुत थी। इसके अलावा चांदी और दूसरे कीमती पत्थरों की भी खासी मिकदार मौजूद थी, जिनको वो हर थोड़े अरसे बाद देख देख कर खुश होती थी और उनकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर किया करती थी। कॉफ़ी पीने के साथ आगे का लाया अमल तरतीब देते वो कॉफ़ी शॉप के सामने कार रोकता हुआ बोला। वो तीनों एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में मौजूद थे। उनकी पसंद के मुताबिक ऑर्डर दिया जा चुका था और ऑर्डर की डिलीवरी तक उन्होंने सूप मंगवा लिया था। सूप पीने के दौरान जहन ने उससे भी कहीं वही सवालात किए जो वो जुनैद से कर चुका था, जिन्हें सुनकर वो बहुत पहले तो घबराया था, फिर जुनैद को साथ पाकर वो हौसलामंद बन गया कि आज नहीं तो कल जैद ने इस सूरत हाल से आगाह होना था। वो दूसरे लोगों की तरह सब भूल कर नहीं बैठने वाला था। भाई, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपके एतमाद को ठेस पहुंची हो या हमारी तरबियत पर कोई आंच आए। प्लीज़ बात को तूल देने से बेहतर है फ़ौरन पॉइंट पर आ जाओ। वो सूप के बाउल में चम्मच घुमाता हुआ बात किता करके संजीदगी से बोला। ओके बॉस, फिर सुनिए। मेहंदी वाली रात जब मेरे मजाक पर प्यारे मियाँ की वालदा और हमशीरा ने झगड़ा शुरू किया था, जिसको बड़ों ने बुर्दबारी और मतानत से संभाला था, वो लोग वापसी के लिए रवाना हुए तो ताई और सोफिया फुप्पो ने खाने का हिस्सा मुनासिब मिकदार में उनके हमरा रवाना किया था।
फिर भी नागवार गुजरने वाली सूरत हाल का असर बिल्कुल जाहिर करने के लिए फूफो और ताई जान ने फ्रूट, मिठाई और कुछ गिफ्ट्स हमें उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब हम वो सामान लेकर वहां पहुंचे तो चौकीदार ने गेट खोल दिया था। हम हैरान थे कि शादी के घर में मेहमान थे ना मुलाजमीन। अच्छी आपा की कंजूसी और आदम बेजारी का बहुत सुना था, मगर यकीन ना था कि वो बेटे की शादी के मौके पर भी आदम बेजारी का मुजाहरा करेंगी। खैर, हम आगे बढ़े और चंद कदम चलने के बाद हमें रुकना पड़ा क्योंकि अंदर से तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी। बहुत देख ली सुधा की मासूमियत और सादगी। तुम्हें जुबारिया को तलाक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तलाक के बाद इतनी अच्छी नौकरी भी जाएगी। मैं तो पहले समझ गई थी एक घर में रहते हुए कोई कैसे इतना नेक और मजबूत हो सकता है कि मोहब्बत की पींगे न बढ़ाई जाए। मालूम हो गया ना, चक्कर था दोनों का आपस में। आज सबने ही देखा था। चंदा की भी तंज में डूबी आवाज़ उभरी। लेकिन अगर ऐसा था तो उनको शादी करने से कौन रोक सकता था? प्यारे मियाँ की आवाज़ में अभी भी यकीनो बेयकीनी थी। अरे बुद्धू, मर्द का दिल औरत से भर जाए तो वो फटे हुए ढोल को गले में लटकाना पसंद नहीं करता। जैद की भी सौदा में दिलचस्पी ख़त्म हो गई होगी। खुद ही को देख लो, एक बीवी दुबई में मौजूद है और दूसरी के हसूल के लिए भी तड़प रहे हो। उनको शक भी नहीं हुआ कि तुम शादीशुदा हो। चंदा आपा, जुबारिया मेरे बॉस की बड़ी बहन है और उम्र में मुझसे दुगनी बड़ी है। वो शौहर कम, नौकर ज़्यादा बना कर रखती है। मम्मी की बातों में आकर मुझे दौलत के लालच में शादी की थी। मालूम ना था मेरी औकात धोबी के कुत्ते की मानिंद हो जाएगी। हर बुराई माँ के सर ही डालना। कैसा इंतज़ाम किया है मैंने। तो एक औरत का गुलाम बना है तो दूसरी औरत तेरी कनीज़ बनाकर ला रही हूँ। जो चाहो सलूक करना, कोई उफ कहने वाला ना होगा। बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। अगर गलती से भी चू चला करे तो जैद के साथ उसके ताल्लुकात के ताने देकर ऐसी मार मार लगाना कि वो फिर कभी ख्वाब में भी कोई लफ्ज़ कह ना पाएगी। रिलैक्स, कूल डाउन। उनकी बातें सुनकर शाहजेब गम गुस्से से बेकाबू होने लगा तो जुनैद ने उसके शाने पर हाथ रखकर सरगोशी की। आप इनकी बकवास सुन रहे? क्या क्या खराफात बक रहे हैं वो लोग। तुम कॉल करके अंकल और आंटी को सारी सूरत हाल से आगाह करो, मशवरा करो। उन लोगों के इरादे नेक नहीं हैं। सोफिया पुप्पू कभी भी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थी, ना मालूम क्यों। फिर वो इन कमज़ोर लोगों के आगे हार मान गई। ये लोग सुधा की परछाई के भी काबिल नहीं हैं। एक बात बताऊं आपको, जैद भाई सुधा से मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत जो उन्होंने खुद से भी छुपाई हुई है। वो वहाँ से हटकर लॉन के गोशे में आ गए थे जहाँ नीम अंधेरा था। रियली? जैद भी किसी से मोहब्बत कर सकता है? आई एम शॉक्ड यार। हाँ, ये ऐसा सच है जो वो खुद से भी छुपा कर रखते हैं। बात अब इस नहज पर आ गई है। रुसवाई ये लोग पहले ही कर चुके हैं और आइंदा भी सुधा की ज़िंदगी इसी हवाले से तंग और तारीक कर देंगे और हमारे बड़े अपनी इज्जत और वक़ार की खातिर चुप रहेंगे। यहाँ आपका ताउन दरकार है भाई। जुदाई के दर्द से बच जाएंगे और सुधा भी इन जालिम लोगों की गुलामी से महफूज रहेंगी। वो उसको समझाने लगा था। वो बेचैनी से नानी के पास पहुंचना चाहता था। इस तरह भी कैफियत में बार बार रेस्ट वॉच देख रही थी। लगता था घड़ी की सुइयां सख्त सुस्त रवि का शिकार है। वक्त गोया रुक सा गया था और महसूस होता है दुनिया में तेज़ तरीन दौड़ने वाली शय का नाम वक्त है, जो हर लम्हा, हर पल, हर सरपट भागता रहता है। और यही वक्त अब उस शिकारी का शिकार था। ये सब जज्बाती कैफियत से मशरूत होता है। कभी वक्त की बेलगामी और कभी रुक रुक कर गुजरना वो साल की तड़प और हिजर की अजियत को यूं ही बढ़ा देती है। हालांकि कार बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। लारेब गाहे बगाहे बैक मिरर में चोर निगाहों से जायज़ा ले रहा था। वो पूरी तरह से चौकन्ना था। बहुत गैर मुतवक्के तौर पर उसको कामयाबी मिली थी। वो कुदरत की इस फ्याजी पर दिल खोल कर खुश था कि एक अरसे की नाकामी और ख्वारी के बाद उसको दिल खोल कर यानी छप्पड़ फाड़ कर अता किया गया था। कार ड्राइव करता मुराद भी अपने मालिक की दिली मुसर्रतों पर मसरूर था और वो भी मौके की नज़ाकत को जांचता हुआ बहुत मोहतात अंदाज में ड्राइव कर रहा था कि ये एक ख़तरनाक वारदात थी। कल जहाँ आरा की हवास बाख्तगी से फ़ायदा उठाकर उन दोनों ने उन्हें अगवा कर लिया था और अब इंचरा को नानी से मिलवाने का झांसा देकर अगवा किया था, जिससे वो बेखबर थी और उसकी बेखबरी में उसकी जीत पिन्हा थी। कितना फासला रह गया? उसने खिड़की से बाहर दिखाई देते मंजर को देखते हुए कहा, जहाँ शाम के उमड़ते गुलाबी साए दिन की सुनहरी धूप को अलविदा कह रहे थे। ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले हैं। उसने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये आप पिछले कई घंटों से कह रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, और रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो उकता कर बोली, ओह आप तो खफा हो गई। मेरा ये मकसद नहीं था ईश्वर, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। मेरे ख्याल में आप थक गई हैं। आप ऐसा करें, कुछ फासले पर एक होटल है, वहाँ की दूध पत्ती चाय बहुत मज़ेदार होती है, आपको चाय पिलाता हूँ।
उसके लहजे में खुशामद आई थी और उस लम्हे इंचरा को अजीब सा एहसास हुआ। वो उस पर एहसान कर रहा है, बल्कि एहसानात कहना बजा होगा। पहले अगवाकारों से नानी को छुड़ाना, फिर अपनी तहवील में रखना और उस तक इत्तला बहम पहुंचाकर उसको मतला करने के अलावा नानी से मिलवाने ले जाना। इस दौर में कोई ऐसा सखी मिलना नामुमकिन के ज़ुमरे में ही आता, और अगर कोई इतना बड़ा एहसान कर भी दो तो इतनी फ्याजी और दरिया दिली का मुजाहरा नहीं करता। ओ माय गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये कहीं बार नानी के पास मेरा ख़रीदार बनकर आया था। एक मुद्दत से इसकी हवस मेरी तलबगार रही, और ये मैंने क्या कर दिया। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मुझसे कि इसने ही नानी को किडनैप ना कर लिया। उसके मतलबी लहजे में छुपी हवस ने उसके जहन को बेदार कर दिया था। एक चाय के कप के लिए इतना सोच रही हैं आप, खैरियत है? वो उसके जहन में होते धमाकों से बेखबर इस्तफसार कर रहा था। वो क्या कहती कि खुद को बिल्कुल ही तन्हा महसूस कर रही थी। चल, हमें अपने बेतरतीब दिल को संभालती रही, फिर कुछ सोच कर गोया हुई। ठीक कह रहे हैं आप, चाय की अशीद ज़रूरत महसूस हो रही है। बेहद स्ट्रॉन्ग सी चाय पिलाता हूँ आपको, सारी ज़िंदगी याद रखेंगी। वो पुरजोश अंदाज में गोया हुआ और मुराद ने स्पीड बढ़ा दी थी। कार की स्पीड से ज़्यादा उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह बिना सोचे समझे उस गिद्धनुमा शख्स के साथ चली आई। ज़रा भी ना सोचा कि ये शख्स किस तरह खैर ख्वाह हो सकता है, जिसकी आंखों में हवस की आग चिंगारियाँ बनकर उड़ा करती थी। नानी की मोहब्बत में मैं किस तरह इतनी अंधी हो गई कि बाली को भी मैंने इन्फॉर्म करना ज़रूरी ना समझा और इस तरह चली आई। मुझसा भी कोई अहमक होगा। मैं खुद को बहुत अक्लमंद समझती थी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ साबित हुई हूँ। आप चलेंगी साथ? हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाएंगी। कार एक दरमियाने दर्जे के होटल के सामने खड़ी थी, जिसके इर्द गिर्द घास और दरख्तों का सिलसिला था। लारेब उससे मुखातिब था। उसने बाहर निकलने से इनकार कर दिया था। वो मुराद के साथ होटल की तरफ बढ़ गया और उसके ओझल होते ही उसने जल्दी से पर्स से मोबाइल निकालकर मालिक को कॉल मिलाई और मोबाइल ऑफ होने की इत्तला ने उसको साकित कर दिया था। ऑफ कोर्स शाहजेब, तुमने एक ऐसी बात बताई है कि किसी और की ज़बानी मालूम होता तो मैं किसी सूरत यकीन न करता कि ज़ैद किसी से मोहब्बत करता है। वो तो बहुत छुपा रुस्तम निकला, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये खबर यानी मोहब्बत वो मुझसे भी छुपाए हुए हैं? कोई ऐसी मोहब्बत कर सकता है जुनैद को खुद से भी छुपाए हुए हैं? कोई ऐसी मोहब्बत कर सकता है? जुनैद को खुशगवार हैरत और तजस्सुस ने घेर लिया था। इसके पीछे क्या वजह मैं भी नहीं जानता, मगर जो आपको बताया वो सच है। फिर तो जान की बाजी लगाकर भी मैं उस अधूरी और पोशीदा मोहब्बत को मुकम्मल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम पहले ही मुझे इस राज में शामिल कर लेते तो मैं इन प्यारे मियाँ को दरमियान में आने ही ना देता, ये नौबत ही ना ही आती। भाई की छुपी हुई मोहब्बत ने इस दौरान ही अपने होने का भरपूर अंदाज में सबूत दिया, वरना इससे कबल तो वो परों पर पानी न पड़ने देते थे। चलो फिर देर करना फजूल है, कबल इसके कि वो बाहर आकर हम पर इल्ज़ाम लगाएं, हम ही उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये कहकर हम उस तरफ बढ़ गए जहाँ वो लोग बैठे हुए सौदा के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। हम भी बिना दस्तक वहाँ पहुँच गए। चंद माह की बात है, हम सौदा को भी दुबई साथ ले जाएंगे। वो हमारे साथ जुबारिया की भी खिदमत करेगी। अरे, उनकी निगाह अंदर आते जुनैद और शाहजेब पर पड़ी तो वह हैरत से आंखें फाड़े देखती रह गई, जबकि चंदा और प्यारे मियाँ बौखलाकर नशीद से उठ गए थे। अरे ये क्या तरीका है मियाँ, ना सलाम ना दुआ, कमरे में घुसते चले आ रहे हो। हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप ना सलाम के काबिल रही हैं ना दुआ के लायक। जुनैद ने पहल की थी। जुमा 8 दिन हुए तुमसे रिश्ता जोड़े हुए हैं और तुम मेरे मुँह क्यों आ रहे हो? क्या बातें सुन ली हैं? हम तो सुधा की ही बातें कर रहे थे, सौदा की ही प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह उसको गुलाम बना कर रखा जाएगा, किस किस की गुलामी करवाई जाएगी। यही बातें थी ना? शाहजेब ने उन तीनों को घूरते हुए कहा। सौदा के भाई बनकर आए हो, एहसान मानो हमारा जो तुम्हारे भाई जैद की जूठन खाने को तैयार है। किस मुंह से उसकी हमायत कर रहे हो? आप जैसे घटिया और मकार लोगों के सामने मुझे कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बहन सौदा और भाई जैद के किरदार की पुख्तगी से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। किरदार और ज़मीर उन प्यारे मियाँ का ख़राब है जो दुबई में बीवी रखकर यहाँ बीवी के रूप में कनीज़ लेने आया था। शाहजेब प्यारे मियाँ के करीब चला आया था, जिसका रंग मुतग़य्यर था और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। माँ और बहन के मुकाबले में वह हज़रत डरा सहमा हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है जो तुम इतना उछल रहे हो। धोखा देना तो गुनाह है और कानूनन जुर्म भी है। 6 माह से तुम लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। पहले तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा, फिर घर वालों को बताऊंगा, और जब आपकी ये धोखाधड़ी सब पर खुलेगी तो प्यारे मियाँ जेल में डंडे खा रहे होंगे और आप दोनों ख़वातीन को घर वाले इतने जूते मारेंगे कि आपकी ये तमाम चालबाजी और फरेब मिनटों में हवा हो जाएगा। और यही नहीं, वहाँ दुबई में भी मैं जब पहली बीवी को मालूम होगा कि तुम यहाँ शादी करने वाले तो सोच लो क्या हाल होगा तुम्हारा। ये सब करने से पहले सोच लेना, रुसवाई हर हाल में तुम्हारी बहन की होगी। अच्छी आपा डर गई थी, मगर चाल चलना उनकी आदत थी, सो उस वक्त भी चली थी।
इसकी फिक्र मत करे, कल तक वो मेरी बहन थी, अब भाभी बनेगी। रात तेज़ी से बढ़ रही है, टाइम क्यों वेस्ट करते हो? चलो पहले हमें पुलिस स्टेशन चलना है। जुनैद ने गुजरते वक्त का एहसास दिलाया। जुनैद के कहने पर शाहजेब अस्बात में सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और उन दोनों को वापस पलटते देखकर चंदा और अच्छी आपा के चेहरे फक हुए थे, जबकि प्यारे मियाँ घुघियाता हुआ उनके कदमों में बैठकर मिन्नत तो समाजत करने लगा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं मम्मी की बातों में आकर बहक गया था। मैं पहले दिन ही ज़ुबारिया के मुतालिक बताना चाहता था, मगर मम्मी ने कहा इस तरह मुझे कहीं भी रिश्ता नहीं मिलेगा। एक बार शादी हो जाए फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम पुलिस के पास मत जाओ, पुलिस वाले बहुत मारते हैं। अरे बच्चे, अब ऐसा भी क्या खून सफ़ेद हो गया कि तुम घर के मामले को पुलिस में ले जा रहे हो? मैं कोई गैर नहीं हूँ, सुधा की सगी फूफो हूँ। इस बार अच्छी आपा के लहजे में मोहब्बत शहद की मिठास लिए हुए थी। मेरा खून सफ़ेद ही हुआ है, मगर आपका तो काला हो गया है। मम्मी, अल्लाह के वास्ते अब तो आप खामोश हो जाइए। तुम लोग जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा, मगर पुलिस को ना बताओ। वो माँ को झिड़क कर गोया हुआ था। अजहान ने चौंक कर सामिया की तरफ देखा, जो कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद करके अंदर दाखिल हुई थी। उसके तेवर बिगड़े हुए थे। क्या हुआ? यहाँ से गई थी तो मूड बहुत अच्छा था तुम्हारा। फ़ोन पर आपसे और मुझसे लारेब ने क्या कहा था कि वो घर पर ही है? हाँ, यही कहा था। क्यों, क्या हुआ? घर पर नहीं है क्या वो? जवाबन उन्होंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। इसमें इस कदर परेशान होने वाली क्या बात है? हमारे आने से पहले ही गया होगा बाहर। वो यंग है, उसकी अपनी भी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। वो अभी नहीं गया, कल से घर ही नहीं आया। सरका भाभी ने उसको कॉल की थी, जब वो रात तक ना आया तो उसने कहा कि वो हमारी परमिशन से दोस्तों के साथ शिकार पर गया हुआ है, 2 दिन बाद वापस आएगा। अच्छा अच्छा, उसको मालूम था हम 2 दिन बाद वापस आएंगे। मरीज से तो उसने भी शिकार का प्रोग्राम बना लिया होगा। इसमें इस कदर अपसेट होने की क्या बात है? वो बच्चा है अभी, तुम न जाने क्या समझने लगी लारेब को। अजहान मुस्कुराते हुए लापरवाही से गोया हुए। फिक्र सारी यही है कि वो अब कोई बच्चा नहीं रहा, हमारी सोचों से बढ़कर जवान हो गया और इसी जवानी के जाम में वो मुब्तला है। अजीब हो तुम, माएँ बेटों के जवान होने की दुआएं मांगा करती हैं। बाप तो सब जानकर भी अनजान बन सकते हैं, माँ किस तरह फरामोश कर दे। आप जानते नहीं हैं क्या वो किस बुरी तरह से बेरारवी का शिकार हो रहा है? पहले सिर्फ रातें बाहर गुजारा करता था, अब दिन में भी उसको कोई खौफ नहीं है। सामे की गमो गुस्से से रंगत सुर्ख पड़ गई। सो व्हाट डियर, इस उम्र में इसी तरह टाइम पास किया जाता है। वक्त आने पर वो भी सब भूलकर जिम्मेदार बन जाएगा। अभी उसको अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने दो। बिला वजह रोक टोक उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देगी। आपके लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन मुझे खौफ है उसकी ये आवारगी हमारे लिए कोई मसला पैदा ना कर दे। ओ कम ऑन डार्लिंग, ये किस किस्म के वसवसों में रहने लगी हो? हमारे सर्कल में ये सब चलता है। लारेब को तुमने इस वक्त पाबंद नहीं किया जब उसे पाबंद करने की उम्र थी। अब वो बिगड़ गया तो सुधरने में भी टाइम लगेगा। अरजान भी इस बार सख्त गुस्से से गोया हुए थे। मुझे क्या इल्ज़ाम दे रहे हैं? यूँ कहिए ना, आपके यहाँ ये ख़ानदानी रवायत रही है, बीवियों के होते हुए भी दाश्ताएँ रखना। मेरा बेटा भी ताया के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। मगर क्या? जब भाई साहब के खिलाफ मुंह खोल ही लिया है तो दिल में क्यों बात रखती हो? जो बोलना है बोलो। वो आग बगोला हुए, यहीं कि वो किसी नाजायज़ औलाद का बाप बन जाए। अरे नागिन तो ख्वामखा बदनाम है। नागिन से ज़्यादा जहर औरत की ज़बान में होता है, ऐसा जहर जो ना मरने दे ना जीने दे। हाँ, जब अपने गिरेबान तक बात आती है तो मर्द का एटीट्यूड ऐसा ही होता है। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती। आप अभी और इसी वक्त लारेब को कॉल करके यहाँ बुलाइए। बात बिगड़ती देखकर सामिया मसाहलत अमेज़ लहजे में गोया हुई। खुद कर लो कॉल, मुझे ज़रूरत नहीं है उसको कॉल करने की। वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए लापरवाही से गोया हुए। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? ऐसा मैंने क्या कह दिया है? सामिया ने उनका बाजू पकड़कर पूछा। लम्हे भर में मेरे ख़ानदान की इज्जत मट्टी में रोल कर पूछ रही हो कि मैंने क्या कहा है? वाह, क्या सादगी है तुम्हारी। मैंने वही कहा जो सुना। सब कह रहे हैं यूसुफ भाई की कोई नाजायज़ बेटी है, और सच्चाई ये है कि वो खुद भी इस बात का इकरार करते हैं। फिर आप क्यों? भाई कुछ भी कहे मुझे एतराज़ नहीं है, मगर कोई और मेरे भाई के मुतल्लिक ऐसी बात कहे तो मेरा दिल उसका मुंह तोड़ने का चाहता है। फिर आप मेरा मुंह तोड़ेंगे तो तोड़िए ना। वो उन्हें हनूज गुस्से में उकड़े हुए देखकर मसाहलत भूल गई। बकवास बंद करो। वो सामिया को घूरते हुए वहाँ से चले गए। गो टू हेल। मैं ना तुम्हारी परवाह करती हूँ ना तुम्हारे बेटे की। प्यारे बहुत कमज़ोर और बुज़दिल मर्द साबित हुआ था। शायद जो मर्द अक्ल शऊर रखने के बावजूद औरत का पल्लू पकड़कर चलने के आदी होते, ख्वाह वो औरत माँ हो या बीवी, वो इसी तरह ना फैसला करने की हिम्मत रखते, ना अपनी मर्ज़ी पर चलने की जुर्रत होती है उनमें। खाना सर्व कर दिया गया था। उनके दरमियान टेबल पर तमाम फास्ट फूड्स, सैलड, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखी हुई थी।
जैन ने सिर्फ पिज़्ज़े का एक पीस और थोड़ा सैलेड लिया। उसको भूख नहीं थी, असल सच ने उसके अंदर अजीब सा सुकून और इत्मीनान भर गया था और दिल तशक्कुर अमेज़ जज्बात से लबरेज था। कातबे तकदीर ने किस खामोशी से उसके सुधा से जोड़ी बनाकर दोनों को कड़े इम्तिहान से बचा लिया था, वरना होता ये कि इधर वो उसकी जुदाई का गम सीने से लगाए ज़िंदगी से बेजार रहता, उधर सुधा बेदाम कनीज़ बनी दूसरों की खिदमतों में दिन रात हलकान मरने की दुआएं मांग रही होती। शाहज़ेब ने खाना तनावल करते हुए मुनक़ता सिलसिले को वहीं से जोड़ा। क्या कर सकते हो तुम्हारी माँ मेरी बहन पर बदकारी के इल्ज़ाम लगा रही है, उसको मुलाज़मा बनाने की साजिश कर रही है और तुम बेकीमत व बेगैरत इंसान इस नाइंसाफ़ी पर मामूली सा भी एहतजाज नहीं कर रहे। शाहज़ेब ने गुस्से से उससे बाजू छुड़ाकर जताया था। मुझे अच्छी तरह मालूम है ये सब मम्मी और चंदा की मिली भगत है। ये लोग चाहती ही नहीं थी कि सुधा यहाँ मेरी बीवी बनकर आए। अरे अरे लड़के, बावला हो गया क्या? लो भला, हम क्यों नहीं चाहेंगे? अगर उसको बहू बनाना न होता तो किसकी मजाल थी मुझे उस दहलीज पर रिश्ता लेकर भेजने की? मैं वहाँ अपनी खुशी से गई थी। वो झुंझलाकर चीखी थी। झूठ मत बोलो मम्मी, झूठ मत बोलो। अब जबकि सब खत्म हो गया फिर किसी सफाई सुथराई की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना था माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और इसी जन्नत के असूल की खातिर मैंने अपनी मैं को अंदर ही मार दिया था। अपनी अनाव वकार को पसे पुश डालकर सालों से वही करता आ रहा हूँ जो आपने हुक्म दिया, हत्ता कि आपकी ख्वाहिश पर ही मैंने अपने से दोहरी उम्र की औरत से शादी की और अपनी ज़िंदगी गोया अंगारों के सुपुर्द कर दी। प्यारे की आंखों से अश्क बह निकले थे। वो मगरूर बददिमाग औरत पैसे की चाबक से हरदम मुझे लहूलुहान करती है। बांझो बदजुबान औरत जो अपने से कमतर लोगों को इंसान नहीं समझती। आपकी ख्वाहिशों के पीछे मैं संसार होता रहा हूँ। बाहर का झोंका बनकर सुधा मेरी ज़िंदगी में आई थी, जिसको देखकर मैं अपने तमाम दुख भूल गया था। और अब कह रहे हो मैं बेगैरत व बेहिम्मत बना, सुधा के खिलाफ सब सुनता रहा तो ये मेरी मजबूरी थी। फिर वो शाहज़ेब की तरफ देखता हुआ बोला, किसी और से सुनता तो मैं उसका मुंह सलामत नहीं रहने देता, मगर यहाँ मजबूरी ये थी कि ये इल्ज़ाम लगाने वाली मेरी माँ थी। मेरी माँ मेरी जन्नत, बस और क्या कहूँ। अलबत्ता मैं हलफ लेकर कहता हूँ सुधा में कोई ऐब नहीं, उसका किरदार खरा सोना है। ख़राब किरदार की लड़कियाँ अलग ही दिखाई देती हैं। कई बार मैंने कोशिश की वो मेरी बात सुने, हम फ़ोन पर गप्पे लगाएं, बाहर घूमे फिरें, मगर वो मजबूत किरदार की लड़की थी। उसने मुझे इज्जत ज़रूर दी मगर बेतकल्फ़ी नहीं। उसकी भीगी आंखों में सुधा का अक्स था। चलो तुम क्यों इतना बदगुमान होते हो माँ से? अभी ये सब हमारे दरमियान में ही है, किसी को बाहर कानो कान खबर ना होगी। जो कुछ हुआ इस पर मट्टी डालो, हम कल बारात लेकर चले जाएंगे। और सुधा को, अब नहीं मम्मी, भरम भी कांच की मानिद होता है। एक बार टूटा सो टूट गया। ना आप चाहने के बावजूद उससे वो इज्जत दे पाएंगी जो उसका हक है, ना मैं उससे नज़रें मिला पाऊंगा। वो उस वक्त रंजो मलाल की तस्वीर बना हुआ था। शाहज़ेब के इनकार से कबल ही वो खुद इनकार कर बैठा था। अच्छी आपा और चंदा ने बहुत तावीलें दी, कस्में खाई, लेकिन प्यारे मियाँ की नफ़ी में हिलती गर्दन इस बात में ना ली थी। वो साबित कर चुका था कि वो सुधा से कितनी टूट कर मोहब्बत करता और मरते दम तक करता रहेगा। तभी उसने अपनी रुसवाई की परवाह न करते हुए दुबई जाने के लिए बुकिंग करवाई थी और सुबह सवेरे पाकिस्तान की सरजमीन को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया था। और उसके दिल की दुनिया जो पहले ही वीरान थी अब अंधेरी हो गई थी। ये सब मालूम होने के बाद भी तुम लोगों ने मुंह बंद किए रखा। वो पूरी कहानी सुनने के बाद तनहीती लहजे में गोया हुआ, हम ये सब बताते तो मामला चौपट हो जाता और हम ऐसा नहीं चाहते थे। उसकी आंखों पर बंधी जज्बातियत तो अजलत की पट्टी खुली तो दिल वसवसों और वहमों का शिकार हो गया था। साफ दिखाई दे रहा था उसने बिना सोचे समझे उसके साथ आने की बड़ी संगीन गलती की है। बाली का मोबाइल ऑफ था। लारेब ड्राइवर के साथ होटल के अंदर चाय पी रहा था और शुमई किस्मत वो अपना मोबाइल कार में ही भूल गया था। इंशरा जिसकी हालत उस वक्त पर कटी चिड़िया की मानित थी, एक ख्याल बिजली की मानित कुंदा था। चंद घंटे कबल जिस शख्स को बुरा भला कह चुकी थी उस वक्त वही एक निजाते दहंदा दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग चिराग जैसा वजूद रखते हैं, ज़रा अंधेरा हो तो उनका वजूद रोशनी बनकर अंधेरे का वजूद मिटा देता है। उसने झपट कर मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी लिस्ट में उसका नाम निकालकर मैसेज टाइप करते हुए अपनी उस खुद गर्जी मतलब बराबरी पर ज़मीर ने ज़रूर सर्जनिश की थी। मैसेज सेंड करने के बाद उसने डिलीट कर दिया और चाय पीने लगी, लेकिन दिल को चैन फिर भी ना आया था। उसकी गिरफ्त ने उनकी गिरफ्त से शोर मचाकर निकलना उसके लिए बहुत आसान था, मगर मजबूरी ये थी कि उनके चुंगल में जहाँ आ रहा थी और वो उनकी सलामती के लिए मजबूरन खामोश थी। साहब क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है शिकार होशियार होने लगा है। मुराद ने चाय का बड़ा सा घूंट अलग से उतार कर सरगोशियाना अंदाज में कहा। इसकी परवाह नहीं, वो इस वक्त उस बुढ़िया की फिक्र में लगी और जल्द से जल्द उसके पास पहुंचने की जुस्तजू में तड़प रही। असल मामले की उसे खबर ही नहीं।
लेकिन मुझे फ़िक्र मम्मा की हो रही है। बड़ी मम्मा से मैंने झूठ बोल दिया था, मगर मम्मा को झूठ बोलना अपनी शामत लाने के मुतरादिफ है। उनकी कॉल पर कॉल आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको क्या रीज़न दूँ कि मैं वो कहाँ हूँ और क्यों हूँ। उसके लहजे में परेशानी दर आई थी। आप कह रहे थे साहब लोग 1 हफ्ते के लिए मर ही गए हैं, आ गए हैं वो लोग वापस, और मम्मी की खुफिया पुलिस की मानित वक्त ब वक्त छापा मारने की आदत हो गई है, बहुत निगरानी करने लगी है। फिर अब क्या होगा साहब? मुराद की भूरी आंखों में तफक्कुर जाग उठा था। मम्मी की फ़िक्र नहीं है, उनको मैं किसी न किसी तरह डॉज दे दूंगा, मगर मसला ये, मम्मा ने नौफल से अगर मेरे बारे में डिस्कस किया तो फिर मसला बन जाएगा। उसने मग रख कर कुछ इस तरह भरे अंदाज में कहा, मसला नहीं, मसलों का पहाड़ बन जाएगा। नौफल साहब इंशरा बीबी को शायद पसंद भी करते हैं। मुराद की बात पर उसके अब्रू तन गए। नौफल और किसी लड़की को पसंद करे? इम्पॉसिबल। वो तो लड़कियों से एलर्जिक रहता है, नफरत करता है। उसके दिलो दिमाग में ये बात रासूख हो चुकी है कि सब लड़कियां उसकी माँ की तरह बदकिरदार होती हैं। वो गुस्से और झुंझलाहट में घर का एक भेद मुलाजिम के सामने खोल गया था और उसे एहसास भी ना हुआ कि नौफल और इंशरा का नाम अंदर तक जला गया था। आपकी बात ठीक है साहब, लेकिन कोई ना कोई ताल्लुक़ नौफल साहब का ज़रूर है। जिन दिनों मैं इंशरा बीबी के यहाँ ड्राइवरी कर रहा था तब मैंने महसूस किया था कि उनके दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। डाउट मुझे भी है, मैंने भी फील किया है नौफल का कुछ इंटरेस्ट है इंशरा में। फिर आप ख़तरा मोल ले रहे हैं। शट अप। खतरा? ये डबल गेम है। एक तरफ मैं उन नानी नवासी को उनकी अकड़ का मज़ा चखाऊंगा, दूसरी तरफ नौफल के इस थप्पड़ का भी हिसाब लेना है जो कई बार वो मेरे मुंह पर मार चुका है। उसका मूड बिगड़ गया था। तो ये इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।